चलो सामने ध्यान दीजिए इधर। चलो इससे पहले देख लो, संविधान में भाग 2 तक कंप्लीट हो गया है ना, जिसमें पूरा नागरिकता के बारे में देखे थे। भाग 2 तक आ रहा समझ में। वर्तमान में जो नागरिकता का जो अधिनियम है, वो कौन सा अधिनियम लागू होता है हमारे पे, कौन सा सन वाला, 1955 का नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है, उसके हिसाब से हम 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जिसमें पहला क्या था, जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा भूमि अधिग्रहण, ठीक है ना, चौथा पंजीकरण, चौथा, पांचवा में देशीकरण। आगे पीछे जैसे भी है, पांचों था। क्लियर हो गया था यहाँ तक। फिर देखे थे नागरिकता का अंत कैसे होता है, स्वयं परित्याग कर सकते हो। दूसरा, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः देश का खत्म हो जाता है। और तीसरा, देशद्रोह के आधार पर छीना जा सकता है, उसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है छीनने का। समझ में आ रहा है। चलो आज के क्लास में हम देखेंगे भाग 3, ठीक है ना। भाग क्या पढ़ेंगे, 3। और भाग 3 के अंतर्गत जो विषय है वह है हमारा मौलिक अधिकार। क्या जल्दी बता देंगे, मौलिक अधिकार। आ रहा समझ में। और भाग 3 के अंतर्गत हम कहां से कहां तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, इसको आपको यहां से देखना है। आ रहा बात समझ में। तो भाग 3 के अंतर्गत क्या क्या है, क्लियर है सबको यहां तक। तो भाग 3 का जो संबंध किससे, जल्दी बता दो, मौलिक अधिकार से है, जिसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद रखे गए हैं, 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है। सबसे पहले चीज आता है कि मौलिक अधिकार होता क्या है, किसे कहते हैं हम मौलिक अधिकार, कोई बता सकता है। मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है आप में से। अच्छा, चलो सिंपल ये बताते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है, आपको यदि कहीं बताना है तो आप बता सकते हो, जीवन जीने का जो अधिकार हमें जो प्राप्त है, उसे ही हम एक शब्द में बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। और जीवन जीने का जो अधिकार है, इसको सरकार जो है कभी छीन नहीं सकता है। समझ आ पा रहा है। तो मौलिक अधिकार को हम शॉर्ट में ऐसे ही बता सकते हैं कि जीवन जीने के अधिकार को हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, जिसे हमसे सरकार छीन नहीं सकता है। जितने प्रकार के हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको गवर्नमेंट छीन सकता है क्या, नहीं छीन सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार के अंदर। आया समझ में। अब मौलिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये जो प्रावधान है ये कोई ना कोई देश के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार संबंधी जो विषय है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको बताना है इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया, जल्दी बताओ। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर सबका। मौलिक अधिकार को जैसे हमारे यहाँ तो इसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, जीवन जीने के जो अधिकार को हम क्या बोलते हैं एक शब्द में, मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार को कहीं कहीं कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसी को ही बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और ये मैग्ना कार्टा कौन से लैंग्वेज का ये शब्द है, तो ये बताओगे फ्रांसीसी। क्या बताओगे, ये फ्रांसीस भाषा में मौलिक अधिकार को ही क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है सबका। लेकिन ये जो मैग्ना कार्टा जो है ये सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, सबसे पहले, तो हम सीधा ये बताएंगे सर्वप्रथम ये लागू कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था जल्दी बताओ, ब्रिटेन में सबसे पहले लागू किया गया था। तो ब्रिटेन से ही ज्यादा प्रचलित हुआ मैग्ना कार्टा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप किसमें टिक लगाओगे, मौलिक अधिकार को ही क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है सबको, देख लो। हाँ है ना। तो पहले देखते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, जल्दी बता दो। जीवन जीने के अधिकार को क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, जिसे सरकार
नहीं छीन सकता है। मौलिक अधिकार का जो विषय है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। फ्रांसीस भाषा में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी बोलेंगे तो ब्रिटेन में सबसे पहले लागू किया गया था। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? अच्छा, कहीं कहीं हमको ये देखने मिलता है, कभी कभी आता है कि मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ हम सिंपल ये बताते हैं, जनता को दिए जाने वाला अधिकार को फ्रांसिस लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ लिख देते हैं, जनता को दिए जाने वाला क्या बताओगे? अधिकार को हम क्या नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और पहले बता चुका हूं, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। क्लियर है तक सबका? है ना? अच्छा, कभी कभी इस मौलिक अधिकार को ना निलंबित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? निलंबित समझते हो ना? सस्पेंस समझ आ रहा है? तो निलंबित का मतलब हम देखेंगे इसको कब निलंबित किया जा सकता है और कौन निलंबित कर सकता है मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार को तभी निलंबित किया जाएगा जब देश में लगा होगा अनुच्छेद 352। क्या लगा होगा? 352 को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलेंगे? तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, नेशनल इमरजेंसी लगा होता है, उस समय इसको निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड कर सकते हैं, छीन नहीं सकते। समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कुछ समय के लिए निलंबित कर देते हैं जब तक ये अनुच्छेद 352 लागू है। और निलंबित कौन कर सकता है इस अनुच्छेद के तहत? तो आपको बताना है राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? तो निलंबित कर सकता है। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? तो मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है जल्दी बता दो? जनता को दिए जाने वाला अधिकार को ही क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकता है? जब देश में क्या लागू होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, उस समय इसको निलंबित कर सकते हैं। और कौन निलंबित कर सकता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? चलो, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार जो है हम जो देख रहे हैं, मौलिक अधिकार, इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी और भी है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपको देखने ये मिलेगा कि भारत देश में मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो देश में कौन खड़ा हुआ है हमारे लिए। ठीक है ना? तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक होता है वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है जल्दी बताओ? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षक। क्लियर आता है सबका? है ना? और मौलिक अधिकार कभी कभी क्वेश्चन आता है कथन निष्कर्ष में कि वाद योग्य है या नहीं है। ठीक है ना? तो आप बता सकते हो कि ये वाद योग्य है और इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? और जो विषय वाद योग्य नहीं होता है उसके लिए न्यायालय आप नहीं जा सकते। जैसे कि इसके आगे हम देखेंगे कुछ कुछ विषय जो वाद योग्य नहीं होता है। जैसे एक विषय पढ़ोगे आप लोग डीपीएसपी। क्या पढ़ते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये वाद योग्य नहीं होता है। तो इसमें जो भी नियम लिखा होता है अगर उसका पालन देश में नहीं होता है तो उसके लिए न्यायालय कभी नहीं जा सकते। समझ आ पा रहे हैं? और इस चीज को हम पढ़ते हैं भाग 4 में। किसे पढ़ेंगे? भाग 4 जो आगे देखेंगे वो रहेगा इसी के बारे में। ये भी जनता के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अगर ये पालन नहीं होता है तो न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार का अगर कभी भी क्या होता है? हनन होता है, तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये क्या है जल्दी बताओ? वाद योग्य है। और जो विषय वाद योग्य हो सकता है उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। किसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते? डीपीएसपी के लिए। आगे देखेंगे डीपीएसपी के अंदर जो भी नियम कानून है उसको समझेंगे। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? फिर देखे थे मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से कहां तक देखेंगे? 35 तक के जो आर्टिकल अब लाइन से पढ़ेंगे। ये तो अभी तक हम मौलिक अधिकार का एक परिचय देख लिए हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, कहां से लिया गया है, निलंबित कब हो सकता है, कौन संरक्षक है, ये सबके बारे में। ठीक है? अब एक एक आर्टिकल को हम समझते हुए चलेंगे कि 12 अनुच्छेद 12 से चालू करेंगे और कहां तक पूरा जाएंगे जल्दी बताओ?
35 तक के जो भी आर्टिकल हैं उन सबको आपको पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? आगे बढ़े, चलो एक बार जल्दी बता दो, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है बताओ? कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। मौलिक अधिकार को क्या कभी छीना जा सकता है क्या? नहीं। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है क्या? तो किया सकता है। कब? आपातकाल के समय। कौन कर सकता है निलंबित? राष्ट्रपति कर सकता है। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े, चलो अब एक एक करके आर्टिकल हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 12, ठीक है। चलो अनुच्छेद जो 12 है इसके अंतर्गत हम देखेंगे दो चीज को परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा को लेके आप बताना है कि अनुच्छेद 12 में कितने चीजों को परिभाषित किया गया है? दो चीजों को, जिसमें सबसे पहला आप बताओगे मूल अधिकार। क्या बताओगे? मूल अधिकार की जो परिभाषा है, और इसमें वही लिखा है कि जनता को दिए जाने वाले अधिकार जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में लिखा है। साथ ही साथ मूल अधिकार की परिभाषा के साथ साथ यहां लिखा गया है राज्य शब्द की परिभाषा। किस कौन शब्द का? राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो इसमें बताया गया है। आ रहा बात समझ में? तो अनुच्छेद 12 में दो चीज को परिभाषित किया गया है। कौन कौन सी चीजों को? पहला क्या बताओगे? मूल अधिकार की परिभाषा इसमें लिखा हुआ है, और दूसरा राज्य शब्द की परिभाषा यहां लिखा है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। अब बात आता है कि राज्य जो शब्द के अंतर्गत हम क्या चीज को लेते हैं, कि राज्य क्या चीज को कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी सरकारी संस्था होता है, जितनी भी, क्या बता दो, सरकारी संस्थाएं जो होती है उन सब को हम एक शब्द में राज्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्य। याद रहेगा कि जितने भी देश में सरकारी संस्थाएं हैं जो जनता के लिए कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून या कुछ नियम बना सकती है ना। तो जनता के लिए कुछ जो कानून बना सके या नियम बना सके, ऐसी सभी सरकारी संस्थाओं को हम क्या बोलते हैं? राज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य। जैसे कि रेल विभाग है, उसका अपना अलग कानून है, अलग नियम है कि बिना टिकट आप जाओगे तो इतना रुपया जुर्माना लगेगा। समझ आ पा रहा है? वैसे आप विद्युत विभाग को देख लो, बिजली चोरी करते हो तो इतना जुर्माना है। समझ में आ रहा है ना। तो हर एक संस्था का अपना अपना नियम होता है जो जनता पर क्या होता है? लागू होता है। तो उन सभी सरकारी संस्था को क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य। राज्य मतलब स्टेट को हमको नहीं समझना है। राज्य का मतलब क्या होता है? सरकारी संस्था जो नियम बनाता होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा राज्य कहलाएगा। जैसे आप खदान में डायरेक्ट तो आप जा नहीं सकते, उसके लिए भी कुछ नियम होता है ना। कोई भी फैक्ट्री में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, कोई भी इंडस्ट्री में। हर एक क्षेत्र का अपना अपना नियम होता है। उस नियम को नागरिकों का पालन करना होता है और उसके हिसाब से चलना होता है। तो उन सभी संस्थाओं को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? राज्य कह सकते हैं। समझ आ पा रहा है? लेकिन ध्यान ये रखना है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि राज्य जो होगा, ये जो भी सरकारी संस्थाएं होती है, जनता के लिए जब भी कानून या नियम बनाएगा तो वो मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता है। किसको नहीं छीन सकता है? कि मौलिक अधिकार को मद्देनजर रखते हुए ही उन लोग नियम बना सकते हैं, कि ऐसा नियम वो कभी नहीं बना सकते जिनसे मौलिक अधिकार उनका छीना जा रहा हो। बात समझ पा रहे हो? है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या बनाते हो? जल्दी बताओ। नियम बना सकते हैं। आए कि नहीं समझ में? कभी ट्रेन में ये नहीं देखोगे कि इस वर्ग के लोगों को हम नहीं बैठाएंगे, इस वर्ग को बस बैठाएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? अगर ऐसा करेंगे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? बोलेंगे भाई हम आवागमन के लिए नहीं दे सकते। तो देश में सभी नागरिकों को आवागमन का, कहीं भी जाने का, हर चीज का अधिकार प्राप्त है। समझ आ पा रहा है? किसी के यहाँ बिजली बिल, किसी के इलेक्ट्रिसिटी, इसके घर नहीं देंगे भाई ये लोग अलग वर्ग वाले हैं, ये निम्न वर्ग। ऐसा होता है कि कभी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, भेदभाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार में नियम अभी पढ़ेंगे
कि भेदभाव कभी नहीं कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो हर एक चीज को, मौलिक अधिकार को देखते हुए लोग कानून बनाएंगे कि उसका हनन ना हो रहा हो। फिर जो भी नियम बनाना है अपने हिसाब से बना सकते हैं। आ रहे हैं यहाँ तक समझ में? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 12। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 12 में बताओ क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा और राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य किसे कहते हैं? तो वे सरकारी संस्थाएं जो जनता के लिए नियम कानून बनाती हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? राज्य। और किस टाइप का नियम वो नहीं बना सकते? तो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो ऐसा नियम कभी नहीं बना सकते। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, कुछ बोलोगे? चलो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 13। हाँ भाई अनुच्छेद 12 समझ में आ गया ना? चलो अब आता है अनुच्छेद 13 की ओर, कि अनुच्छेद 13 में क्या चीज को बताया गया है। चलो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इसमें यह बोला गया है अनुच्छेद 13 के अधीन कि जैसे कि हमको पता है कि हर एक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, जल्दी बताओ? मूल अधिकार। ठीक है ना? अब हर एक नागरिक को मूल अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन उस मूल अधिकार का के कारण, मतलब उस व्यक्ति के मूल अधिकार के कारण कोई दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रहा है। क्या हो रहा है जल्दी बता दो? परेशानी, है ना? तो उस व्यक्ति जिनको मूल अधिकार प्राप्त है उस समय इसको छीन सकते हैं। समझ आ पा रहा है? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत ऐसा किया जाता है। समझ आ पा रहा है ना? इसमें देखो पूरा लाइन ये लिखा है कि एक शब्द लिखा है इसमें अल्पीकरण। क्या शब्द लिखा है जल्दी बताओ? अल्पीकरण। और एक शब्द लिखा है इसमें असंगत। क्या लिखा है? असंगत। तो पूरा लाइन दरअसल ये लिखा है कि अल्पीकरण अर्थात यदि हमारे मूल अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को, क्या बताएंगे, किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ होता है या परेशानी होता है, तो असंगत की स्थिति में, किस स्थिति में? असंगत की स्थिति में हम उनके मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। समझ आ पा रहा है? अब मान लो कि आपको आवागमन की स्वतंत्रता है, लेकिन जहां प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां तो आप नहीं जा सकते, है ना भाई? मूल अधिकार उनके पास है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? या आपके मूल अधिकार के कारण किसी व्यक्ति की परेशानी हो रहा है, तो उस समय मूल अधिकार को छीना जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 13 के तहत। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्पीकरण और असंगत, ये जो दो शब्द है वो कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अल्पीकरण और असंगत का जो उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया है? 13 में किया गया, और इस चीज को बताया गया है। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? चलो इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 में और क्या चीज लिखा हुआ है, तो इसमें यह बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले बने कानून, से पहले बने जो कानून है वो देश में लागू रहेगा। वो देश में क्या रहेगा? लागू रहेगा, लेकिन मौलिक अधिकार का अगर हनन ना कर रहा होगा तब। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि जो आईपीसी की जो धाराएं वगैरह है ना, 19 आजादी के पहले का है, अंग्रेजी शासन काल का, फिर भी हमारे यहाँ लागू है, आज भी लागू है ना। तो ये सब क्यों लागू है? क्योंकि वो मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रहा है। तो अनुच्छेद 13 में यह भी बात कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से बने सभी कानून देश में क्या होंगे? लागू होंगे, परंतु वो मूल अधिकार का हनन ना कर रहा होगा तब। तो ये भी जो बातें हैं ये अनुच्छेद 13 में कही गई है। क्लियर यहां तक सबका? है ना? और अनुच्छेद 13 में भी ये बताया गया है कि सरकार ऐसा कभी कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का हनन कर रहा हो भविष्य में। एक तो हम तो पहले के कानून को तो ऐसे ही हटा दिए हैं। 26 जनवरी 1950 के पहले कुछ कानून जो देश में लागू था वो आज भी लागू रहेगा, लेकिन किसका हनन ना कर रहा हो? मौलिक अधिकार का। और इसके बाद भी अगर कुछ कानून बनाया जाता है, समझ आ रहा है, तो उसमें भी कहा गया है कि वो भी ऐसा कानून हम बना सकते हैं जो मूल अधिकार को हनन ना कर रहा हो। तो ये जो कुछ कुछ 3 प्रकार की जो बातें हैं वो अनुच्छेद 13 में कहा गया है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? अगर किसी मूल अधिकार के कारण दूसरे की परेशानी हो रहा तो छीन लेंगे,
दूसरा चीज क्या बताया गया है कि इससे पहले, इस सन से पहले कुछ कानून बना है तो वो भी लागू रहेगा, लेकिन मूल अधिकार का हनन ना कर रहा हो। इसके बाद भी हम कानून ला सकते हैं नया नया, लेकिन ऐसा कानून कभी नहीं लाएंगे जो जनता के मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें जो है अनुच्छेद 13 में कहा गया है। आए बात समझ में? तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 12 में हम क्या देखे, जल्दी बताओ। मूल अधिकार की परिभाषा और राज्य शब्द की परिभाषा। क्लियर है सबका? अनुच्छेद 13 में हम क्या समझे कि किसी के मूल अधिकार के कारण दूसरे को परेशानी हो रहा होगा तो उस समय मूल अधिकार को छीना जा सकता है। समझ आ पा रहा है? इसके अलावा दो चीज और समझ गए। 1950 से पहले का कानून, आगे अगर हम कुछ कानून लाते तो सब लागू होगा, लेकिन क्या चीज को देखते हुए? मौलिक अधिकार का हनन बस वो ना कर रहा हो। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। ठीक, अब आते हैं हम अनुच्छेद 14 से लेकर आगे जब हम देखेंगे, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक जो आर्टिकल हैं उसके तहत हमको मुख्य रूप से हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के, हमको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो अब देखेंगे हम मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार के प्रकार। तो मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं अभी जल्दी बता दो। 6 प्रकार यहां से आपको समझना है। कितने प्रकार के? 6। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है जिसको हम बोलते हैं समता या समानता का अधिकार। समझ आ पा रहा है? समता या समानता का अधिकार। दूसरा नंबर का जो मौलिक अधिकार होता है जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? तीसरा नंबर जो होता है जिसको बोलते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आ रहा बात समझ में? चौथे नंबर पर जो आता है जिसको हम बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ आ पा रहा है? पांचवें नंबर पर जो आता है जिसको हम बोलते हैं शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति। और अंतिम जो होता है जिसको हम 6वें नंबर पे बोलते हैं, इसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के आपको क्या याद रखना, जल्दी बता दो। मूल अधिकार याद रखना है। क्लियर है सबका? तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं जल्दी बताओ वर्तमान में? 6 प्रकार। सबसे पहला समानता या समता या समानता का अधिकार। दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वें पे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। और 6वें में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां तक क्लियर है? अब कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, एक तरफ आपको मौलिक अधिकार दिए रहेंगे और एक तरफ उसका आर्टिकल दिए रहते हैं कि वो कहां से कहां तक है। समझ आ पा रहा है? अगर क्वेश्चन आता है कि समानता का जो अधिकार है ये आपको कहां से कहां तक देखने मिलता है मुख्य रूप से, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद कहां से बताओगे? 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल हैं वह समानता का अधिकार का होता है। किसका होता है? समानता का अधिकार है। क्लियर आता है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर कहां तक जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, आप ही लोग बता दो। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के जो आर्टिकल है वो किसमें रहेगा? स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाता है। ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों किसमें आएंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ जाते हैं। ठीक है ना? आ रहा बात समझ में? फिर उसके बाद 25 से लेकर 28, 25 से लेकर कहां तक बता दो? 28 में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
उसके बाद आपका 29 और 30, ये दोनों आता है किसमें? शिक्षा संस्कृति के अधिकार में। अनुच्छेद 31 अभी निरसित कर दिया गया, उसको हटा के कहीं और ले गया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक जो अधिकार 7 प्रकार के होते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार अभी हटा दिया गया है। समझ आ पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 31 को हटा देंगे। इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद जो 32 है, ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, आर्टिकल याद रहेगा पूरा? एक बार जल्दी कंफर्म करेंगे। समानता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा संस्कृति 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलो एक बार सब लोग बिना देखे बताएंगे भाई। चलो बिना देखे एक बार जल्दी कंफर्म कर दो। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा संस्कृति 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्लियर यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो चलो तो एक एक अधिकार को हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर समानता का अधिकार। क्या देखेंगे जल्दी बताओ? समानता का अधिकार। बातें ना करे भाई, सामने ध्यान दो। एक एक आर्टिकल को ध्यान से समझना है, क्योंकि यही सबसे तो मेन क्वेश्चन आता है। चलो समानता का अधिकार सबको क्लियर है? कहां से कहां तक है जल्दी बताओ? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो समानता के अधिकार के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 14। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? अनुच्छेद क्रमांक 14 में दो शब्द, यहाँ पर दो शब्द नहीं बोल सकते, दो प्रकार के लाइनें आपको यहां से याद रखना है। जिसमें सबसे पहला बताया गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत देश के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्राप्त होगा। क्या बताएंगे? विधि के समक्ष समानता। आया समझ में? अनुच्छेद 14 के तहत भारत के नागरिकों को किस प्रकार की समानता प्राप्त है? विधि के समक्ष समानता दिया गया है। ठीक है ना? साथ ही साथ दूसरा जो शब्द लिखा गया है वो है आपका मुख्य रूप से विधियों का समान संरक्षण। क्या है जल्दी बता दो? विधियों का समान संरक्षण। तो ये दो लाइनें आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 में। क्लियर है तक सबका? चलो पहला बता दो क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण ये देश के नागरिकों को प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत जल्दी बताओ? अनुच्छेद 14 के तहत। क्लियर है यहाँ तक? इसके बारे में कुछ लाइनें हम और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है ये विधि के समक्ष जो समानता, ये जो लाइन है, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि कानून सबके लिए समान होगा। कानून क्या बता दो? सबके लिए समान है। ये जो लाइनें हैं समझ आ पा रहे हैं? कानून सबके लिए क्या है जल्दी बताओ? समान है। उसी को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? विधि के समक्ष समानता। आ रहा बात समझ में? समक्षा हो गया क्या? विधि के समक्ष है, विधि के समक्ष समानता। यहां तक क्लियर है सबका? फिर एक लाइन लिखा है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? विधियों का समान संरक्षण का मतलब यह होता है कि अलग अलग वर्गों के लिए, क्या बोला मैं? अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाया जा सकता है। पहले तो क्या बोल दिए? विधि सबके लिए क्या है? समान। लेकिन अलग अलग वर्गों को कोई नीचा है तो उसको ऊपर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बढ़ावा देने के लिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हम कानून ला सकते हैं। ये जो व्याख्या जो बताया मैं, वो किस शब्द की व्याख्या जल्दी बताओ? विधियों का समान संरक्षण का मतलब वही होता है। आ रहा बात समझ में? और इसी के तहत हम देखेंगे ध्यान से
कि आगे जो लाइनें हम देखेंगे कुछ कुछ तो इसी दोनों पर टिका होता है सभी सब चीजें। क्लियर सबका? तो विधि विधि के समक्ष समानता का मतलब बताओ क्या होता है? विधि कानून सबके लिए क्या होगा? समान। ठीक है। विधियों का समान संरक्षण का मतलब बताओ? अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून लाया जा सकता है। क्लियर सबका? विधि के समक्ष जो समानता जो शब्द ये जो हम लाइन देखें, ये लाइन कौन से देश के संविधान का है? तो ये बताओगे ब्रिटेन। क्या बताओगे? ब्रिटेन देश के संविधान में ये चीज दिया गया है नागरिकों को। तो ये जो लाइन लिखा गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आ रहा समझ में? और विधियों का समान संरक्षण ये जो लाइन लिखा है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है अमेरिका। क्या बताओगे? अमेरिका देश का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वहां से ये लाइन लिया गया है। तो दोनों चीज याद रखना, विधि के समक्ष समानता के लिए जो भी कानून है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। और विधियों का समान संरक्षण ये हमको कहां देखने मिला? अमेरिका में। तो दोनों देश के संविधान से लिया गया है। आया बात समझ में? आया ना? अच्छा, ये विधि के समक्ष जो समानता है ये दो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा देश में। एक देश का जो राष्ट्रपति होगा वर्तमान में, और जो जो अलग अलग स्टेट में जो राज्यपाल होते हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। ये लाइन समझ आ पा रहा है? तो दो व्यक्तियों पर देश में लागू नहीं होगा। कौन को जल्दी बता दो? देश का राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होंगे अलग अलग स्टेट में, उन पर ये लाइन लागू कभी नहीं होगा जब तक वो पद में है। पद ग्रहण करने के बाद अगर कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, ये हट गए हैं, तो उन पर लागू जरूर होगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल पद में होते हैं तो विधि के समक्ष जो समानता वाला जो लाइन है वो लागू नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक सबका? आए ना? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 14। सबको क्लियर है? अनुच्छेद 14 में दो लाइनें बताओ क्या क्या कहा गया है। पहला, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा, विधियों का समान संरक्षण। ये लाइन सबको क्लियर हो पाया? क्या है? सभी के लिए समान कानून होगा। इसका लाइन क्या है बताओ? अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून लाया जा सकता है। आया बात समझ में? आगे बढ़े? चलो चलो, समानता का जो अधिकार के अंदर पहला आर्टिकल सबको क्लियर है? अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक देखेंगे? 18 तक समानता का जो अधिकार है। अब हम 14 के बाद आते हैं अनुच्छेद किसमें? 15। ठीक है, चलो बातें ना करें। सुयस बताओ भाई, अनुच्छेद 15 क्या है? हाँ, पहले पढ़े और संविधान कभी? कोई बात नहीं, चलो यहां समझते चलना। चलो, अनुच्छेद 15 के तहत देखो ये बताया गया है, अनुच्छेद 15 के तहत ये बताया गया है कि कोई भी राज्य, राज्य मतलब समझ गए ना क्या होता है? संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं होती है, ठीक है ना, ये कभी भी किसी भी नागरिक के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? भेदभाव, भेदभाव नहीं कर सकता है। अब ये भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कौन कौन से बेस पे, कौन कौन से ऐसे आधार है जिसके आधार पर भेदभाव कभी नहीं हो सकता किसी भी नागरिक के पास? समझ आ पा रहा है कि? तो सबसे पहला हम देखेंगे कि कोई भी संस्था जो होता है गवर्नमेंट का, वो 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कितने आधार पर? 5। जैसे कि सबसे पहले धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? अब हमारे देश में देखो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो ये इस धर्म को ये सुविधा मिलेगा, इस धर्म को सुविधा ये नहीं मिलेगा, कोई भी संस्था ऐसे बोल नहीं सकता गवर्नमेंट का। समझ आ पा रहा है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव कभी नहीं होगा। दूसरा, आप कहीं भी चले जाओ देश में, जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? जाति, कि आप इस जाति के हो या उस जाति को, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो पहला तो धर्म के आधार पर देश में कहीं भेदभाव नहीं है। दूसरा, जाति के आधार पर देश भर में कहीं चले जाओ भेदभाव नहीं हो सकता है। तीसरा बताएंगे वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर भी कभी भी क्या नहीं होगा? जल्दी बताओ, भेदभाव नहीं हो सकता है ना? तीसरा बताएंगे लिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता। और
पांचवा जो अंतिम होता है जन्म स्थान, क्या बताएंगे? जन्म स्थान। तो ये 5 आधार आपको याद रखना है कि देश में आप कहीं भी चले जाओ, ये 5 आधार पे कभी भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकते गवर्नमेंट की संस्थाएं। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना? तो पहला बता दो कौन से आधार पर? धर्म के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर, तीसरा वंश के आधार पर, चौथा लिंग के आधार पर, और पांचवा जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि हम देखें भाई कि ये 5 आधार पर तो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं भेदभाव हमको देखने मिलता है। तो वो क्या चीज होता है? तो वो ये चीज होता है कि इस अनुच्छेद 15 में एक लाइन ये भी लिखा है कि जो सरकार जो होगा वो धनात्मक आधार पर, किस आधार पर? पॉजिटिव बेस पर, धनात्मक इस आधार पर भेदभाव कर सकता है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? पॉजिटिव वे को देखते हुए क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है, और इसी आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण ला सकता है। क्या ला सकता है? आरक्षण एक प्रकार का भेदभाव जैसा ही तो ये है ना? लेकिन उसको बताया गया है पॉजिटिव। क्या बताया गया है? पॉजिटिव, धनात्मक है। हम निम्न वर्गों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव चीज है, तो उस आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये भी आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है? इसीलिए क्या लाया, जल्दी बता, क्या चीज क्या लाते जल्दी बताओ? आरक्षण जो लाया जाता है, आरक्षण जो देते हैं वो पॉजिटिव बेस पर होता है, भेदभाव उसको नहीं लिया जाता है। अगर वो भेदभाव होता है ये 5 आधार पर, क्योंकि धर्म के हिसाब से, जाति हिसाब से हम देखेंगे भेदभाव हमको देखने मिलता है, लेकिन वो भेदभाव क्या होता है जल्दी बता दो? पॉजिटिव होता है, इसलिए ला सकते हैं आरक्षण वगैरह। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? अभी तो बहुत मुद्दा चलता है आरक्षण को लेके। कल भारत देश बंद रहेगा क्या? छुट्टी यहाँ का देखते हैं क्या होता है। शिक्षण संस्थान के लिए तो नहीं है क्या? क्या चीज? स्कूल कॉलेज बंद रहेगा तो देख लेंगे, अगर माहौल जैसा भी रहे। समझ में आ रहा है? चलो एक बार जल्दी बता दो, अनुच्छेद 15 बताएंगे। अनुच्छेद 15 में क्या चीज बताया गया जल्दी बताओ? भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कितने आधार पर? 5 आधार पर। पहला धर्म, दूसरा जाति, तीसरा वंश, चौथा लिंग, और पांचवा जन्म स्थान। भेदभाव कर सकते हैं किस आधार पर? धनात्मक आधार पर, जैसे कि आरक्षण देना एक धनात्मक लिया जाता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो। हाँ, जन्म स्थान में जैसे क्या होता है कि जो पुराने समय में जो राजघराने के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो वंशज के जो जन्म स्थान क्या रहता है कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जिस स्थान के लोगों से भेदभाव होते रहता है कि वहां वाले लोगों को ये नहीं देंगे ऐसा करके। तो जैसे मान लो कि कुछ क्षेत्र ऐसा हो गया कि वहां के जितने लोग हैं उनसे गवर्नमेंट भेदभाव, मतलब कोई भी संस्था भेदभाव करे कि अगर वहां होगा तो हम लोग यहाँ नहीं, कुछ उनके लिए कुछ अवसर नहीं ला सकते या कुछ भी नहीं ला सकते ऐसा करके। तो उस टाइप का भी चीज देखने मिलता है कहीं कहीं देश में, तो उस चीज को भी हटा दिया गया है। जन्म स्थान के हिसाब से उनको भेदभाव कभी नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी मुद्दा आया था उस 5 बेस में क्लियर है। आ रहा समझ में? आगे बढ़े, चलो अब आते हैं, देख लो आगे अनुच्छेद 16 की ओर देखते हैं। बातें मत करो बीच में। चलो देखो इधर, अनुच्छेद यहां तक क्लियर है? 14 15 दोनों समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अनुच्छेद 16 का जो मेन हम टॉपिक देखेंगे, तो अनुच्छेद जो 16 है इसमें इसका मेन जो विषय है रोजगार एवं अवसर की समानता। अगर ये लाइन आपको एग्जाम में मिलता है कि रोजगार एवं अवसर की जो समानता है, ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद में पूरा डिटेल से लिखा गया है रोजगार और अवसर की समानता को लेकर, तो अनुच्छेद क्या बताएंगे? 16 में बताया गया है। क्लियर है सबके यहां तक? है ना? आगे बढ़े। अच्छा, रोजगार और अवसर की जो समानता को देखते हुए भी कभी कभी अपात्र घोषित नहीं कर सकते, ठीक है ना? इसी आर्टिकल के तहत भाई रोजगार और अवसर की समानता है, ठीक है ना, तो कभी कभी अपात्र घोषित हो जाते हैं। लेकिन अपात्र तब घोषित होंगे जब आपका फॉर्म ठीक से नहीं भरा होगा या कुछ चीज मिस्टेक होगा। समझ में आ रहा है? तो इसी अनुच्छेद 16 के अंदर यह भी लिखा गया है कि कौन कौन से चीज पर
अवसर के दौरान कोई भी रोजगार देते समय अपात्र घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इस अनुच्छेद में। तो सबसे पहले बताएंगे धर्म के हिसाब से। एक तो भेदभाव वाला चीज था, ये रोजगार देते समय अपात्रता के बारे में बताया जा रहा है। समझ आ पा रहा है कि कभी भी धर्म के आधार पर अपात्र घोषित नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है कि ये मुस्लिम धर्म का है, ये ईसाई धर्म का है, ये हिंदू है, समझ में आ रहा है ना। तो इस हिसाब से जब कोई किसी चीज को अपन रोजगार दे रहे हैं तो उस समय धर्म के हिसाब से कभी अपात्र घोषित कर सकते हैं क्या? नहीं। इस अनुच्छेद में यह लिख दिया गया है, अनुच्छेद 16 में, अपात्रता वाले में। क्लियर है सबका? इसके बाद हम बात करेंगे जाति को लेकर, किस आधार पर? कि अपात्र जाति के हिसाब से कभी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है मूल वंश, क्या लिखा है जल्दी बताओ? मूल वंश के हिसाब से, ठीक है ना, लिंग के आधार पर, ठीक है ना, और इसके अलावा आपका उद्भव के आधार पर होता है। किस आधार पर? उद्भव हो गया, जन्म स्थान हो गया, जन्म स्थान, ठीक है ना। इसके अलावा आपका निवास स्थान या निवास के आधार पर। तो ये कुछ, ये 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया? 7। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो मुख्य रूप से ये जो मैं शब्द लिखा हूं, इसके हिसाब से कभी भी अपात्र घोषित हो सकते हैं क्या? नहीं। तो पहला क्या बता देंगे? धर्म। दूसरा जाति। इसके बाद मूल वंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। समझ आ पा रहा है? तो उद्भव में तो इतना डिटेल से यहाँ लिखा नहीं है, बस ये शब्द आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना, कि कौन कौन से टॉपिक को लेके अपात्र घोषित हम नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीजों को लेके क्लियर है सबका? उतना अधिक तो डिटेल कभी उतना दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये शब्द बस याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोजगार और अवसर की समानता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। समझ आ पा रहा है? अनुच्छेद 15 में क्या देखने मिला था कि जो भी सरकार की संस्थाएं वो भेदभाव नहीं कर सकते। कितने आधार पर? 5 आधार पर। यहां हम पढ़ते हैं अपात्र घोषित नहीं हो सकते हैं। समझ आ पा रहा है? इन सब आधार पर। बाकी इसके अलावा यदि कुछ और चीजें हैं उस पर अपात्र घोषित हो सकते हैं, लेकिन ये आधार कभी नहीं होगा। आए बात समझ में? आए ना? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 17, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो ध्यान देंगे इधर। चलो अनुच्छेद 17 में कौन सा शब्द का उल्लेख यहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत भारत का जो संविधान है, ये जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे अस्पृश्यता, क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। समझ आ पा रहा है? अनुच्छेद 17 के तहत किसका अंत किया गया जल्दी बता दो? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसी को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? छुआछूत। क्या बोलते हैं? छुआछूत का अंत भी हम बोल सकते हैं। आ रहा बात समझ में? है ना। और छुआछूत जो होता है मुख्य रूप से हम देखने ये मिलता है, छुआछूत या तो जाति के हिसाब से छुआछूत होता है, या हम कहीं के देखते हैं धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? तो ये दो प्रकार से जो छुआछूत होता है, जाति के आधार पर छुआछूत और धर्म के आधार पर जो अलग अलग क्षेत्रों में छुआछूत होता है, उसका अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया है? अंत किया गया है। और अगर कोई छुआछूत करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत उस पर एक दंडनीय अपराध लागू हो जाता है। समझ आ रहा है कि उस पर अलग अलग कानून लागू हो जाएगा और उसको सजा दिया जा सकता है। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 17 सबको क्लियर आ रहा है समझ में? अनुच्छेद 17 के तहत किसका अंत किया गया जल्दी बता दो? छुआछूत का अंत किया गया है। समझ में आ रहा है? और छुआछूत का अंत किया गया दो आधारों पर, पहला जाति के हिसाब से और दूसरा धर्म के आधार पर छुआछूत का अंत हो गया है। क्लियर है तक सबका? चलो समानता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद देख लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। अनुच्छेद देखेंगे 18, ठीक है ना। अनुच्छेद क्या पढ़ना है? 18। बातें ना करें। चलो अनुच्छेद 18 के तहत किसका अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत आपको बताना है उपाधियों का अंत हुआ है। किसका अंत किया गया है? उपाधियों का अंत। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छुआछूत का अंत किसमें किया गया है बोलेंगे तो 17,
और उपाधियों का अंत किस में कर दिया गया है? 18। अच्छा, उपाधियों का अंत क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है? हाँ, एक सबसे मुख्य शब्द है इसमें श्रेष्ठ, कि कोई एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हम श्रेष्ठ नहीं समझ सकते हैं। तो इस श्रेष्ठ शब्द को हटाने के लिए ही क्या कर दिया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे पिछले समय में जितने भी राजघराने, जो भी राजा महाराजा लोग होते थे, अलग अलग उपाधि धारण करते थे, मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, समझ आ रहा ना? जैसे विक्रमादित्य की उपाधि हो गया, और ऐसे कई उपाधि आप देखोगे इतिहास में जो अलग अलग लोग धारण करते थे। वो उपाधि क्या चीज को बताता है? वो बताता है कि मैं दूसरे से क्या हूं? श्रेष्ठ हूं। तो वो उपाधि आज कोई धारण नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि देश में जितने भी नागरिक है सब पर समान कानून लागू है, तो सब एक समान है, सभी लोग, समझ में आ रहा है? कोई एक दूसरे से बड़ा है क्या? नहीं है। तो इस श्रेष्ठ शब्द को हटाने के लिए ही किसका अंत कर दिया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है, कि कोई एक व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए उपाधि का अंत किया गया है। अगर श्रेष्ठ हम बता सकते हैं तो बता सकते हैं शिक्षा के आधार पर। किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर, प्लस सैन्य के आधार पर। किसके आधार पर? तो ये दो उपाधि धारण किया जा सकता है। एक क्या बताओगे? शिक्षा से संबंधित उपाधि को भी धारण कर सकते हैं, समझ आ रहा है ना? जैसे मास्टर्स में अलग अलग उपाधि होते हैं, वो सब अपन, डॉक्टर की उपाधि हो गया, पीएचडी में, समझ रहे हो ना, अलग अलग जो उपाधि होते हैं वो शिक्षा को लेके कर सकते हैं। सैन्य में कई सारी उपाधि हमको देखने मिलता है, तो शिक्षा और सैन्य उपाधि धारण कर सकते हैं, समझ आ रहा है? उपाधि क्या होता है? कोई कोई देश किसी भारत के नागरिक को उपाधि देते हैं, तो अगर हम विदेशों से अगर कोई उपाधि दिया जा रहा है, ठीक है ना, विदेशों में अगर किसी भारत के नागरिक को उपाधि दिया जा रहा है, तो उससे पहले ना डायरेक्ट उपाधि लेने के लिए नहीं जा सकता, पहले वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। किसकी अनुमति लेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के अनुमति के बाद, राष्ट्रपति के क्या बता दो, अनुमति के बाद ही वो विदेशों से कोई उपाधि ले सकते हैं। तो इतना चीज अनुच्छेद 18 के लिए याद रखना। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 18 में किसका अंत किया गया, जल्दी बता दो? उपाधियों का अंत किया गया है। क्यों अंत किया गया है? क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ हम नहीं बताएंगे। क्लियर सबका? कौन कौन सी उपाधि ले सकते हैं? तो शिक्षा और सैन्य की उपाधि ले सकते हैं। अगर विदेशों में कोई उपाधि मिल रहा होगा किसी नागरिक को, तो किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई उपाधि लिया जा सकता है। समझ आ पा रहा है? तो ये हो गया हमारा समानता का अधिकार खत्म। कौन सा अधिकार हो गया? तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक देखे? 14 से लेकर 18 तक हम देखे पूरा डिटेल से। और कल हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कहां से कहां तक होगा? 19 से लेके 22 तक इसको देखेंगे कल डिटेल से। क्लियर है तक सबका? चलो, तो आज यहां तक कॉपी में लिख लेंगे, बाकी कल देखते हैं ना।